नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज 14 मई है और आज का दिन माताओं को और बहनों को समर्पित है। और दोस्तों, आज का दिन तो उनके बलिदान त्याग को सराहना देने के लिए बनाया गया है, लेकिन आज का दिन ही नहीं, हमें हर दिन को उनके लिए स्पेशल बनाना चाहिए। उनकी हर दुख तकलीफ़ में उनका साथ देना चाहिए, तभी वो खुश रह सकती हैं, सुखी रह सकती हैं। और दोस्तों, जिस घर में महिलाओं का, माताओं का सम्मान होता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। ये मेरा मानना भी है और ये मेरा अनुभव भी है। इसलिए दोस्तों, जो महिलाएं हैं ना, वो अपना घर परिवार छोड़कर आती हैं और पूरा अपना जीवन अपने बच्चों पे, अपने परिवार वालों पे समर्पित कर देती हैं। और उनके यही समर्पण भाव को हमें सम्मान देना चाहिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए मैं कुछ लाइंस लाई हूँ लिखकर। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। दोस्तों, माँ से रिश्ता ऐसा बनाया जाए, माँ से रिश्ता ऐसा बनाया जाए जिसको निगाहों में बैठाया जाए, जिसको निगाहों में बैठाया जाए। रहे उसका मेरा रिश्ता कुछ ऐसे की, रहे उसका और मेरा रिश्ता कुछ ऐसे की। वो अगर उदास भी हो, वो अगर उदास भी हो तो मुझसे मुस्कुराया ना जाए, अगर वो उदास भी हो तो मुझसे मुस्कुराया ना जाए। तो दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्या पढ़ रहे थे हम अपनी पिछली क्लास में? तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास में देखा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने अपने नियम बना दिए थे भारत में रहकर, और उन्होंने भारत में कब्जा भी कर लिया था और भारत में रहकर नियम कानून बनाए और अपनी तरीके से भारत को चलाना चाहा। तो दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो वहाँ बैठकर नियम बनाती थी और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लागू करवाती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पहला नियम लागू किया था वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और उसमें क्या करा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि सब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो धन संपत्ति थी उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। गरीबों को, किसानों को परेशान किया जा रहा था, उनसे पैसा लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था। और जो राजा थे उनसे नजराने के रूप में उपहार लिया जाता था, तो उन्हें परेशान किया जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी धन संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के उनका गलत यूज़ किया जाता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं कि आर्थिक हालातों में बिल्कुल डूब रही थी। उनके आर्थिक हालात, उसके आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो रहे थे। तो दोस्तों, जब इस तरह के कार्य हो रहे थे तब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 ईस्वी में इसकी निगरानी के लिए। और क्या किया गया इसमें? बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया दोस्तों? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल जब बनाया तो और भी बहुत से कार्य किए गए रेगुलेटिंग एक्ट में कि रिश्वत नहीं ली जाएगी, कोई उपहार नहीं लिया जाएगा, किसी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगी उन्हीं नियमों का पालन होगा। तो इस तरह थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक हालात को स्टेबल करने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद क्या किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया? जो आया तो इसके पहले ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 ईस्वी में, लेकिन उसमें ज़्यादा कार्य नहीं हुए। और इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 ईस्वी में,
उसमें ये किया गया कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे जो भी और कमियां रह गई हैं और उसमें भी जो गलतियां हो रही हैं उन्हें भी सुधारा जाए और उनकी भी कुछ निगरानी की जाए। तो इसे जब पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया 1784 ईस्वी में, तो उस समय क्राउन कौन था? ब्रिटेन का क्राउन कौन था? जॉर्ज तृतीय था। और प्रधानमंत्री कौन था? विलियम पिट्स द यंगर। कौन था? विलियम पिट्स द यंगर। और मैंने आपको बताया था कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों की निगरानी करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया 1784 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन शुरू हो गया। जब द्वैत शासन शुरू हो गया तो इसमें क्या करा गया? द्वैत शासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, दो विभाग बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें क्या करा गया? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें व्यापारिक मामले देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में कंपनी के मामलों पर नियंत्रण किया जाता था। जो भी कंपनी के मामले थे, जो भी कार्य होते थे, उन पर नियंत्रण किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे वो 6 सदस्य होते थे और उन्हें कौन चुनती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब वो क्यों चुनती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्हें? क्योंकि वो उनकी एक तरह से वफादार सदस्य थे, इसलिए उन्हें चुना गया। और उन्हें किसने चुना? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चुना। और वे राजनीतिक मामले देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामले भी देखते थे और ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट भी करते थे। रिपोर्ट क्या करते थे? जो भी कार्य होते थे, अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें बताते थे कि ये कमी है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी सारी बातें उन्हें बताते थे। ये कार्य होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी थी, जिससे कि कुछ जो भी कमियां हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो कुछ कम की जा सके। एक तरह से इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के थ्रू जासूस छोड़ दिए थे अपने। और अब इसमें प्रावधान क्या करे गए? इसमें प्रावधान करे गए कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य संख्या है वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य संख्या है वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दे दी गई। वीटो की शक्ति क्या होती है? वीटो की शक्ति होती है दोस्तों, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है वीटो, और ये है कि किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून का रोक लगाने का अधिकार होगा। मतलब उसे रोक लगाने का अधिकार होगा, वो होती है वीटो की शक्ति। वीटो की शक्ति दे दी गई गवर्नर जनरल को। फिर कोलकाता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया। किसको बना दिया गया? कोलकाता को कंपनी की राजधानी बना दिया गया। फिर पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा। क्या कहा? पहली बार पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है दोस्तों। फिर आया इसके बाद 1786 का अधिनियम। अब 1786 का अधिनियम, आप दोस्तों समझ जाओ कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने का अधिकार दिया भारत में, तो एक 1773 को दिया। फिर उसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, तो फिर कितना हुआ? 1793। फिर 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, तो कितना हुआ? 1813। फिर 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, तो कितना हुआ? 1833। और फिर 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया, 1853। मगर ये चार्टर एक्ट जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार दिए हुए थे वो 1833 में समाप्त हो गए थे। अब उसके बाद इसमें क्या होता था चार्टर एक्ट में दोस्तों? इसमें होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी भारत में व्यापार नहीं करेगा, शासन नहीं करेगा। लेकिन 1833 के बाद हर किसी को
व्यापार करने का, शासन करने का वहाँ अधिकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद है सब आ रहा होगा। तो दोस्तों 1786 का अधिनियम आया। अब 1786 का अधिनियम, पहले क्या आया? पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर क्या आया? फिर आया 1786 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें गवर्नर जनरल कौन आया? गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक। तो दोस्तों कॉर्नवालिस ने भारत आने के लिए शर्तें रखी। पहले उन्होंने कहा आप हमारी ये शर्तें मानो तब हम भारत में आएंगे। अब उन्होंने कहा क्या शर्तें हैं? कॉर्नवालिस का ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि क्या शर्तें हैं आपकी? तो उन्होंने कहा कि सारी शक्ति मेरे पास रहे और डिसीजन लेने का अधिकार भी मुझे हो। मतलब मैं वहाँ एक शासक के रूप में रहूं और सारे शक्ति मेरे पास रहे और मुझे डिसीजन करने का भी आप अधिकार दीजिए। फिर गवर्नर जनरल को कहा, ये मतलब गवर्नर जनरल तो यही बनकर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने कहा कि मुझे प्रधान सेनापति बनाया जाए, मतलब सेना का भी प्रधान बनाया जाए। फिर कहा कि परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति भी दी गई। परिषद के निर्णय को, परिषद कौन? ये बताया था ना मैंने पिट्स इंडिया एक्ट में, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। ये इस पिट्स इंडिया एक्ट की परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति देना है आपने, ऐसा कॉर्नवालिस ने कहा। किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहा। अब उन्होंने ये सारी शर्तें मान ली तो कॉर्नवालिस कौन बने? भारत में आकर गवर्नर जनरल बने और इन्होंने यहाँ अपने तरीके से राज करना चाहा। इन्होंने क्या क्या किया यहाँ भारत में आकर? इन्होंने कॉर्नवालिस कोड लागू किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और 2 बार ये भारत भी आए। 2 बार भारत आए। जब दोबारा भारत आए ये, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हो गई थी? गाजीपुर में। अब दोस्तों इनके जो कार्य हैं, स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया, फिर कॉर्नवालिस कोड भी लागू किया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कॉर्नवालिस कोड क्या होता है आखिर? तो दोस्तों कॉर्नवालिस कोड जो होता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी उच्च सेवाएं हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की उच्च सेवाएं हैं, उनमें उच्च सेवाएं व उच्च पदों से भारतीयों को वंचित कर दिया। मतलब कि भारतीय जो हैं वो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की उच्च सेवाएं हैं, उच्च पद हैं, उनमें वे कार्य नहीं करेंगे भारतीय लोग। मतलब भारत में ही वो रह रहे हैं और भारतीयों से ही इतनी उन्हें नफरत है कि उन्हें उच्च सेवाओं में नहीं रखेंगे। देखिए कितनी गलत बात है। मतलब वे भारत में हमारे शासन कर रहे हैं और हम हमारे भारत के लोगों को अपना नहीं समझ रहे, उन्हें उच्च सेवाओं से वंचित कर दिया। जबकि हमारे भारत में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि यहाँ से जाकर लोगों ने दूसरे देशों में कितनी उन्होंने खोज कर डाली और कितने उन्होंने आविष्कार कर डाले। ये सब हमारे भारत के ही गए हुए लोग हैं। तो दोस्तों इस तरह का इन्होंने निर्णय लिया, तो ये तो गलत बात है ना। आप भी समझते हैं, तो ये उनकी क्या गलत सही बात है कि उच्च सेवाओं में भारतीयों को नहीं रखेंगे? क्या भारतीय पढ़े लिखे नहीं हैं? भारतीय जो हैं वो बहुत मेहनती लोग हैं, और पहले के टाइम पे भारतीय जो होते थे वो बहुत मेहनत से काम करते थे, और जब उन्हें उच्च सेवाएं नहीं मिलती थी तो उन्हें नीचे पदों में रखा जाता था, तो उनमें तो हीन भावना आएगी ही, और जब उनमें हीन भावना आएगी तो आंदोलन तो होने ही है। जब उन्होंने भारतीयों को अपने बराबर नहीं रखा। तो ये था दोस्तों कॉर्नवालिस कोड। ये कॉर्नवालिस कोड तो शुरू किया था किन्होंने? कॉर्नवालिस ने ही किया था, लेकिन ये तैयार किया किसने? सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो ने इसे
लागू किया था, मतलब तैयार किया था। शुरू तो किया था कॉर्नवालिस ने, और सर जॉर्ज बालो जो थे उन्होंने ये लागू किया था कॉर्नवालिस कोड। और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी कब, कॉर्नवालिस की 1805 में। और कहाँ हो गई थी, गाजीपुर में हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद हुआ मैंने आपसे क्या क्या बताए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिनियम लागू किए भारत में। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। दोस्तों बार बार रिपीट कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा आपको। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1786 का विशेष कौन सा 1786 का अधिनियम हो गया, फिर चार्टर एक्ट आ गया 1793, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, और फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। तो देख लीजिए कितना बताया था मैंने आपको, 1773 से 1853 तक के एक्ट बताए थे, अधिनियम बताए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू करे थे भारत में। तो ये नियम थे वो दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें आप एक दो बार याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। और रोज़ पढ़ाई के टच में रहिए, अपनी पढ़ाई करनी कभी मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि अब हमारा एज नहीं है या हम पढ़ नहीं सकते। दोस्तों पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और जितनी ज़्यादा नॉलेज ले ली जाए वो अच्छी है। और आपको आज की मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।